स्कीम में शेयर मार्केट के जोखिम से लेकर तमाम झंझट है। इसलिए तमाम सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग करते रहे हैं। वहीं इस कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों ने जो साहस का काम किया है, उसके लिए तो इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट में पुरानी पेंशन का इनाम मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी उनका हक मिलना चाहिए। आज इसी हक को लेकर महापंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। और एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना की महामारी में मोर्चे पर दिन रात डॉक्टर लड़े। कंट्रोल रूम पर शिक्षकों ने कमान संभाली। शहर शहर गांव डगर पर सफाई कर्मियों ने शिद्दत से काम संभाला। तो वहीं जिलों की सीमा पर डटे रहे सिपाही और जहां जाने से सब पीछे हटे, वहां आगे रहे अर्धसैनिक बलों की जाबाज। सभी ने इनकी तारीफ भी की, लेकिन इनके शौर्य को मिला क्या? शाबाशी की सिवाय। पुरानी पेंशन इन सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग है और पुरानी पेंशन को लेकर ये सरकारी कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष भी करते रहे हैं। दरअसल साल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया था। लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी नौकरी में जीवन गुजारने वालों का बुढ़ापा बिना पेंशन के गुर्बत में दम तोड़ता दिखा। पुरानी पेंशन का एक पहलू यह भी है कि इस कोरोना काल में जब सब कामकाज बंद हैं, तो परिवारों को पालने में पेंशन बड़ी सहारा बनी है और पेंशन पाने वाले लोग सरकार पर बोझ नहीं बने। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को लेकर नई मांग उठी है। इन्होंने जो काम किया है उसको कभी भी कोई भी सरकार हो या समाज भूल नहीं सकता है। इनको कोरोना वॉरियर की भी उपाधि दी गई। जहां तक बात यह है कि इनको तोहफे में पुरानी पेंशन स्कीम दे दी जाए, तो वह प्रैक्टिकली संभव इसलिए नहीं है कि 2005 में केंद्र में जब कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब यह निर्णय लिया गया था कि उस समय और उसके बाद जो भी लोग नौकरी पाएंगे वो नई पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा। बहरहाल कोरोना की महामारी के खिलाफ मोर्चे पर खड़े जूझ रहे इन जाबाजों को हमने कोरोना वॉरियर्स का नाम तो दे दिया, लेकिन इनके काम का इनाम शायद अभी आधा अधूरा है। तो क्या इनके साहस को सरकारी स्याही से सराहा नहीं जाना चाहिए? सवाल ये है कि हमने जिन्हें दिया है कोरोना वॉरियर्स का नाम, सरकार उन्हें दे पुरानी पेंशन का इनाम। जब एक दिन के लिए MP MLA बनने वालों के जीवन पर पेंशन मिलती है, तो आपदा के समय सबसे आगे खड़े रहने वाले इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पुरानी पेंशन व्यवस्था, इसमें सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। पेंशन में भी हर साल DA और वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिलता था। हर साल DA जोड़ा जाता था, लेकिन नौकरी करने वाले का GPF खाता भी खोला जाता था। 2004-05 के बाद बदलाव हो गए और जो बदलाव हुए, न्यू पेंशन स्कीम NPS जिसे कहा गया, उसके लागू होने के बाद ये व्यवस्था खत्म कर दी गई और लंबे वक्त से मांग हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, प्रवक्ता BJP, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, राजे राय हमारे साथ है, पूर्व IPS, हरिकिशोर तिवारी जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं, विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन हमारे साथ हैं, रणवीर सिंह, महासचिव कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, मौजूदा वक्त में कर्मचारियों ने अपने अपने काम को ईमानदारी से किया और दिखाया कि वो काम कर सकते हैं,
लेकिन इस मौके पर उन्हें रिटर्न गिफ्ट बनता है क्या आपके जरिए? देखिए, जितने भी लोग इस समय देश में जीवित हैं, उनमें से किसी ने ऐसी आपदा नहीं देखी। और जिसने प्लेग देखा, प्लेग का दौर, स्पेनिश फ्लू जिसको कहा गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभूतपूर्व, अकल्पनीय, त्रासदीपूर्ण महामारी। इस महामारी में अग्रिम मोर्चे पर कौन लड़ा? डॉक्टर्स लड़े, लेकिन माफ कीजिएगा, सरकारी डॉक्टर लड़े, निजी क्षेत्र के डॉक्टर नहीं लड़े। वो तो दुकान ही बंद कर गए। कंपाउंडर लड़े, नर्स बहनें लड़ी, सफाई कर्मचारी लड़े, सिपाही लड़े, सीआईएसएफ लड़ी, तहसील के कर्मचारी लड़े, राजस्व विभाग के कर्मचारी लड़े। बाकी कौन लड़ा? बाकी कौन लड़ा? क्या यह सबूत बड़ा नहीं है? क्या यह सबूत इतना काफी इस बात के लिए काफी नहीं है कि एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम इनके बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन की जो लाठी थी, जो इनसे हट गई थी, हटा ली गई थी, उसको वापस करें? इसलिए आज हम ये मुद्दा लेके आए। लड़ाई तो बहुत समय से चल रही है। एक दो बार पूर्व में मैंने विषय उठाया अलग अलग मंचों पर, लेकिन मैंने कहा ठीक है, सरकार है भाई, ठीक है, उसकी अपनी आर्थिक समस्याएं होंगी। लेकिन आज मुझे लगा, हमने इनके माथे पर चंदन के रोली चंदन लगाया, कहा कोरोना वॉरियर है, देश इनका कर्जदार है, हमने उनके ऊपर जहाज से फूल गिराए, कहा देश आपका ऋणी है। लेकिन खाइयो ना पियो मेरी नीके रहियो, खाना पीना कुछ नहीं, अच्छे से रहना, यह आशीर्वाद नहीं चलता। पैंसठ से ज्यादा पुलिसकर्मी, सिपाही से लेकर और अधिकारी तक महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हुए कोरोना के चलते काल के ग्रास बन गए। उनके परिवार क्या करेंगे? उनके परिवार पर तो फूल गिराने कोई नहीं जाएगा। बात गई, रात गई, बात गई। उनके बच्चे और विधवा क्या करेंगी? उत्तर प्रदेश, कोई प्रदेश ले लीजिए, अधिकारियों ने जाने गंवाई, तहसील राजस्व के कर्मचारियों ने जाने गंवाई, हमारे सिपाहियों ने जाने गंवाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने संकट झेला, पैरामेडिकल स्टाफ ने जाने गंवाई है। क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? क्या हम इतने कृतज्ञ हो सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में? क्या हम इतने निर्धन रहे? आप आज भी, ये 1970 का भारत नहीं है कि अमेरिका से लाल गेहूं आए तब हिंदुस्तान का पेट भरे। ये वो भारत नहीं है। हम समृद्ध ना सही, विपन्न भी नहीं, और उतने विपन्न तो नहीं है कि ये देश जिनका कृतज्ञ हो, हम उनके लिए कुछ कर ना सके। इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया, राजनीतिक मतभेदों से परे, पूरे देश के लिए सोच कर देखिए। जब नेता अभिनेता सब कमरे में बैठे थे, सब ऑनलाइन हो गए थे, बोले ऑनलाइन बात करो, ऑफलाइन मुलाकात नहीं होगी, तब चौराहे पर कौन खड़ा था? ट्रैफिक का सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान, महाराष्ट्र पुलिस का जवान, बिहार पुलिस का जवान। एयरपोर्ट पर कोरोना का सबसे ज्यादा हाहाकार था। मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट कोरोना से अभिशप्त एयरपोर्ट थे।
टांगे कांपती थी लोगों की वहां जाने की। गूगल में फोटो नहीं देख रहे थे डर के मारे एयरपोर्ट का, किसी को कहीं गूगल से ही कोरोना न पकड़ ले आके हमको। वहां कौन खड़ा था? मैंने जाके देखा था आईजीआई पर, परिंदा पर नहीं मार रहा था, लेकिन सीआईएसएफ के जवान वहां खड़े थे। क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हुए सीआईएसएफ के जवानों की कुर्बानी नहीं हुई? मैंने कहा ना, नेता जा रहा था ना अभिनेता जा रहा था ना उद्योगपति जा रहा था, सब अपने अपने घर में दुबके थे, और घर में भी सबसे अंदर वाले कमरे में, क्योंकि कोरोना दरवाजा खटखटाए तो हम ना मिले। सीआईएसएफ का जवान खड़ा था वहां, सैकड़ों सीआईएसएफ वाले संक्रमित हुए, और उसमें कुछ लोग दुर्भाग्यवश शहीद हो गए। कोरोना में ड्यूटी करते हुए जो सरकारी कर्मचारी दिवंगत हुआ है, मैं उसको शहीद की संज्ञा देता हूं। बॉर्डर पर शहीद होने वाला और इस आपदा में शहीद होने वाला मेरे लिए दोनों समान रूप से पूजनीय है। वो सिपाही हो, आईपीएस हो, पटवारी हो, कलेक्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राशन बांटा है, अध्यापकों ने राशन बांटा है कोरोना पीड़ितों को। दिल्ली में तमाम सरकारी स्कूल के अध्यापक दिवंगत हो गए कोरोना पॉजिटिव होके, जिनकी ड्यूटी अनाज बांटने में लगाई गई थी, खाना बांटने में लगाई गई थी। मंत्री जी तो नहीं बांट रहे थे खाना, विधायक जी भी नहीं बांट रहे थे खाना, तो स्कूल का मास्टर बांट रहा था, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर निकल गया। एलएनजेपी हॉस्पिटल के योग्य नौजवान डॉक्टर शहीद हो गए। ऐसे में कितने उदाहरण दूं? हम इनके लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। मैं सबसे पहले राजनीतिक लोगों के पास बाद में आऊंगा, उन लोगों के पास चलूंगा जो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा रणवीर सिंह जी के पास। वो महासचिव हैं उस परिसंघ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के, सेवानिवृत्त जवानों का परिसंघ है, यानी उनके संगठनों का महासंगठन। मेरे मन में उस वर्ग के लिए बड़ी श्रद्धा है। रणवीर सिंह जी, आप सीमा पर रहे, आप देश में रहे, आपने अस्पतालों की सुरक्षा की, औद्योगिक उनकी सुरक्षा की, मंत्रालयों की सुरक्षा में लगे, सब सुरक्षा में लगे, कोरोना में भी तत्पर रहे। लेकिन आज भी आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है पेंशन के लिए। सबसे पहले तो R9 को अग्निहोत्री जी, पूरे देश की तरफ से आपको सैल्यूट और सलाम जाए कि एक बेहतर मुद्दे, पेंशन के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आप देश के संज्ञान में लाने जा रहे हैं, सरकार तक भी आवाज़ जाए। बिल्कुल, आज जहाँ तक मैं अर्धसैनिक बलों की बात करता हूँ, हर चाक चौराहे पे, गली मोहल्ले, कस्बे, शहरों, इवन बॉर्डर्स तक 15,000 किलोमीटर बॉर्डर्स, चाहे वो हिमवीर हो, लद्दाख का जो टॉप रूप है वहाँ पे हो, या बीएसएफ के जवान हो, आज जो है कोरोना के चलते हम लोग जो है आम पब्लिक के मददगार हुए हैं, जिसमें सीआईएसएफ का जैसा आपने रोल बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन कश्मीर में भी सीआरपीएफ है, बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ और दूसरे राज्य हैं जहाँ जहाँ ये हमारी फोर्सेस है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन दुख की बात है, मैं आपके लिए एक खास बात बताऊंगा, जब भी संसद में हमारे पेंशन के या और दूसरे मुद्दे उठते हैं तो सरकार की तरफ से, गृह मंत्री जी या गृह राज्य मंत्री की तरफ से रटा रटाया जवाब होता है कि ये तो सीसीएस रूल के तहत आते हैं, सिविलियन रूल के तहत आते हैं। सरकार एक तरफ तो चेतन चीता हो, चाहे कमांडेंट शहीद प्रमोद कुमार जो 15 अगस्त को श्रीनगर में शहीद हुए, या और अन्य जवान जिनको एक तरफ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सरकार नवाजती है,
और चाहे वो कीर्ति चक्र हो, अशोक चक्र हो। दूसरी तरफ आप हमें सिविलियन करार देते हैं। बहुत बड़े दुख की बात है, जब सरकार कश्मीर से धारा 370 हटा सकती है, 35 से हटा सकती है, आप जो है अभी अभी रिसेंटली आपने जो है और नोटबंदी या जीएसटी की बात करें या 3 तलाक की बात करें, तो क्यों नहीं इस काले कानून को, सीसीएस रूल को हटाया जाए? ताकि आएंगे, मैं तो आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कानून है, कानून हमने बनाए हैं देश के लिए, हमारी जरूरत के मुताबिक वो बदले जा सकते हैं। कानून ना तो वेद है, ना कुरान है, ना बाइबिल है कि उनमें बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन हो गया 76 बार, कानून क्या लाया? शहीद हो गए एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव की चेकिंग करते करते सीआईएसएफ के जवान, और हम उनसे कहेंगे कि आप इस रूट के तहत आते और उस रूट के तहत आते। दिस इज नॉट फेयर। हरकिशोर जी के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के संगठन के मुखिया हैं, बहुत बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में के सरकारी कर्मचारियों का। हरकिशोर जी, बड़ी लंबी सरकारी कर्मचारियों की मांग रही, पुरानी मांग रही, 1-2 बार हमने उस पर चर्चा भी की, लेकिन इस बार मुझे कोरोना की त्रासदी देखकर लगा कि जब सब घर में थे, मुझे लता जी का गाया हुआ स्वर्गीय प्रदीप का वो गीत याद आ गया, जब हम बैठे थे घरों में, तब वही बीएलओ घर घर सर्वे कर रहा है कि कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, वही पटवारी अनाज बंटवा रहा है, वही सिपाही चौराहे पर खड़ा है, पॉजिटिव से भी जूझ रहा, निगेटिव से भी जूझ रहा, और चपेट में आ गया तो मर भी गया। वही डॉक्टर, वही नर्स, वही कंपाउंडर। क्या उनके प्रति हमारा ये भाव नहीं बनता कि हम उनके लिए एक पुरानी पेंशन बहाल करें, जिसमें वो स्थायित्व तो समझते हैं, जिसमें वो भरोसा रखते हैं, जिससे उनके बुढ़ापा सुरक्षित होता है? जी, आपने इसमें बहुत कुछ खुद ही कह दिया है, सारी बातें। जब बात बहुत निकट से आपने देखा, भक्तों की लड़ाई भी आपने देखी हमारी, तो इसमें यही एक समस्या है कि अगर हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि हमारा ये पैसा सब ले जाओ और आपको पैसे की कमी है, हम समझते हैं ये पैसा सारा का सारा आप ले लेंगे तो आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, अरबों खरबों रुपया हो सकता है, उसको आप लगा लें, जब हम लोग रिटायर होंगे 15-20 साल बाद तो हमारा पैसा वापस कर देना। ये सारी बातें हमने उस टाइम भी कही थी इनसे। आपने देखा कि पिछली बार जब हम लोगों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल अभी की, सरकार नहीं सुनती। आप लोग कहते हैं हड़ताल मत करिए, आप लोग, हमारी मजबूरी है हड़ताल करना। जिस दिन हड़ताल शुरू होती है उस दिन ये लोग बात करते हैं हमसे, और जब हड़ताल समाप्त हो जाती है उसके बाद हमारा छोड़ देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी एक हड़ताल उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री महोदय ने 7 आईएएस के लोगों की कमेटी बनाई, उसमें हम भी थे, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जो प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष है वो भी थे। 2 लोग बैठे, 2 महीने का समय दिया गया। 2 महीने का समय के बाद में हम लोगों ने हड़ताल करी, और उसके बाद 2 महीने का समय निकल गया। हड़ताल हमारी माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के आदेश से वो प्रतिबंधित कर दी गई, और उसके बाद उसको बस ही डाल दिया गया। वो कमेटी अभी भी बैठी हुई है, उसने कोई काम नहीं किया। आज भी हमारी स्थितियां वही हैं, हमारा सारा पैसा डूब रहा है। ILNFS जो LIC ने पैसा लगाया जिसमें, वो 9 बार डिफॉल्टर हुई कंपनी। हम लोगों ने बराबर कहा क्या हो रहा है, वहां कौन लोग बैठे हुए, उसको बाद में कंपनी को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, लेकिन हमारा पैसा सारा और डूब गया। अभी आपने बिजली विभाग में देखा, तमाम पैसा डूब गया जो वहां चला गया, सब लोगों की समस्या है। तो सारे के सारे लोग ये कर रहे हैं। आप सरकार पैसा लेती है, तमाम सारी कंपनी सरकारें एजेंसी से पैसा लेती है। हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई आप हमारा पैसा सरकारी एजेंसियों में लगा दें, वहीं से आप ऋण ले लें तो हमारा पैसा कम से कम मारा तो नहीं जाएगा, हमको सिक्योर्ड पेंशन मिल जाएगी। ठीक बात है। लेकिन वहां पे आप नहीं लगाना चाहते, आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में देंगे, वहां हमारा सारा नुकसान हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? तो हम समझते हैं कि सरकार को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में फूल वर्षा की आवश्यकता नहीं है। हमें सिक्योर्ड पैसा मिलना चाहिए। हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय कोई भी देखना नहीं चाहता, जानता नहीं देखना है इसको, शेयर मार्केट को और किसी को भी। हमको हमारा पैसा जो हाफ पे है, हमारी जो रिटायरमेंट के बाद 29 के सरकारी नौकरी जानी जाती थी, वो मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि अगर ये हमारा इसी तरह का नुकसान करते रहेंगे तो हम फिर सामूहिक रूप से भी, भले हमारे ऊपर एस्मा लगा दिया सरकार ने, भले कोविड-19 एक्ट लगा दीजिए, हम लोगों ने भी बात की। 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने बुलाया हम लोगों को, मुझे खुद बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप लिखिए कि हम शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग नहीं लिख के देंगे। जब संतुष्ट नहीं है कैसे लिख के देंगे? जब आप कोरोना की स्थितियां ठीक हो जाए तो आप दे देना।
तो हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह हमारा पैसा डूबता रहा तो सभी संगठन मिलकर पूरे प्रदेश में फिर से एक बार हम लोग हड़ताल करेंगे, वहां तक जाएंगे, क्योंकि बिना उसके सुनते नहीं है। जैसी हड़ताल समाप्त होती है, हमारा दबाव समाप्त होता है, वैसे फिर से तमाम समाप्त कर देते हैं। तमाम सारे प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी के आदेश है कि हर माह बात की जानी चाहिए। हम ऐसी बात नहीं मांगते आपसे, हम ऐसी चीज नहीं मांगते। हरकिशोर भाई आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। हम वही चीजें हैं जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है, वो चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, हरकिशोर भाई आएंगे दोबारा आपके पास। विजय कुमार बंधु के साथ बात करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन, वन मैन आर्मी है, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। बंधु जी, दो स्थितियां हैं, कोरोना से पहले भी ओल्ड पेंशन की मांग थी, ठीक है, लेकिन कोरोना के बाद जो दृश्य हमने देखा कि अंत में काम सरकारी आदमी ही आया, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे मास्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कंपाउंडर हो, जितने निजी वाले थे वो तो घर ही नहीं खोले 90 दिन। तो क्या आज जब हमने उसको फिर देख लिया कि अपने कुर्बानी देने में वो सबसे आगे है, तो कृतज्ञता का भाव ये तो बनना चाहिए कि भाई उसके लिए उतना सुरक्षित रिटायरमेंट हो जाए ताकि बुढ़ापा चैन से कट जाए। बंधु जी। जी बहुत बहुत सही सर सवाल है। आपको बस सर सलूट मैं करता हूं कि आप जनवादी मुद्दे को उठाते रहते हैं और लगातार जनवादी मुद्दे को आपने उठाया है। मैं इसके लिए सलूट करता हूं आपको और आपके चैनल को। एक जो बात आपने अभी रखी है, बहुत बड़ी बात रखी है कि इस दौर में अगर कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा कोई काम आया है तो सरकारी कर्मचारी आया है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस दौर में, कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में, कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया है। जब सारे लोग अपने घरों में बैठ गए तो वही पुलिसकर्मी, वही डॉक्टर, वही नर्स अपनी भूमिका में खड़ा नजर आया और एक घंटे, दो घंटे नहीं, 10 12 15 घंटे सेवाएं दी हैं। और जहां उसको लगा दिया गया वो लगातार वहां अपनी ड्यूटी दिया। सरकार के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई खड़ा दिखाई पड़ा तो सरकारी कर्मचारी, अगर मानवता के साथ सबसे ज्यादा खड़ा दिखाई पड़ा तो सरकारी कर्मचारी। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ बहुत सारे संपर्क लोग, पुलिस के लोग हैं, दिन रात उन्होंने सेवाएं दी हैं और सेवाएं देने के बाद अगले दिन फिर ड्यूटी लगा दी गई। डॉक्टर जान रहा है कि यहाँ पर संक्रमण है, केजीएमई की बात करें अगर तो संक्रमित क्षेत्र है, फिर भी वहां डॉक्टर और नर्स लगातार जाकर के इस बात को जानते हुए कि हमारे लिए खतरा है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये संकट का दौर है, मानवता का दौर है, हमारी जिम्मेदारी है। उस दौर में जब अपना सब कुछ देने के बाद भी अगर वो कहता है कि ये मेरा फर्ज, मेरा हक है, तो कम से कम सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी गंभीर बात इस कोरोना दौर में निकल के आई है कि निजीकरण, जिस बात को सबसे ज्यादा सरकार प्रोत्साहित करती है, सबसे पीछे खड़ा नजर आया। तो आज चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, आज कई ऐसी घटनाएं सफाई कर्मचारियों के साथ हुई जो सफाई करते समय वो एक्सपायर कर गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे दौर में मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों के इस विषय को लेकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा के बजाय पुरानी पेंशन दीजिए, कोरोना योद्धाओं को शहीद का दर्जा दीजिए, उनको पुरानी पेंशन दीजिए। पुष्प वर्षा से एक दिन काम चलेगा लेकिन पुरानी पेंशन से उसका परिवार पलेगा। और ऐसी घटनाएं एक दो नहीं हुई हैं, मेरे पास पूरा आया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उसका एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर रात दिन अपनी सेवाएं दिया है। ठीक है विजय भाई, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं, विजय बंधु फिर आएंगे आपके पास। मैं राजेश राय, एक्स आईपीएस अधिकारी है, पुलिस सेवा में पूरा जीवन गुजरा। राजेश राय से एक टिप्पणी लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा जवाब मांगने, जिनके पास हुकूमतें रही हैं या आज हैं। राजेश राय, जो सिपाही, जो दरोगा, जो होमगार्ड चौराहे पर खड़ा रहा या एम्बुलेंस में साथ रहा मरीज को लाने जाने में, या पेट्रोलिंग करता रहा, या अनाउंसमेंट में लगा रहा, व्यवस्थाओं में लगा रहा और कोरोना पॉजिटिव हुआ और दिवंगत हो गया, उसका परिवार कहां जाएगा? क्या उसके माथे पर एक दिन चंदन लगा देने से उसका परिवार का पेट पलेगा? उसकी स्तुति में कुछ अच्छी बातें कह देने से उसके परिवार का पेट पलेगा? नई पेंशन तो अस्थिर है, अर्श पर फर्श पर पारे की तरह फिसलती है।
मैंने कई दृष्टांत ऐसे देखे कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा मिला कि उसमें चना मुरमुरा नहीं खा सकता आदमी। क्या जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, सबसे फ्रंट पर खड़े होकर लड़ा, निजी क्षेत्र की भूमिका बिल्कुल शून्य सी रही, मजदूर भी भगा दिया उन लोगों ने, तो अपने बोले भाई सरकार संभाले। क्या उस सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी को कुछ देने का ये सबसे अच्छा अवसर नहीं है? अमिताभ जी, देखिए आपने बहुत सुंदर तरीके से सारी बातें सामने रखी हैं और मैं आपकी बस केवल एक बात को मैं पकड़ना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों ने फ्रंट फुट पर आकर के खेला है और जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस देश को कोरोना की विपत्ति से बचाने की कोशिश की है। आज अगर पूरे देश में 5 लाख में से 3 लाख लोग अगर जीवित हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 22,000 में से अगर 15,000 लोग जीवित हैं, तो उसमें जो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका जबरदस्त योगदान है। और मैं आपसे एक चीज इसमें और आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने देश के जो नागरिक हैं उनका उस समय से ख्याल रखती हैं जब बच्चा पैदा होता है, और उस समय तक ख्याल रखती हैं जब तक वो वृद्ध होकर के मर न जाए। वहां पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। आदमी जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको ओल्ड एज पेंशन देते हैं, चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे ना हो। और यहां पर एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन बड़ी ईमानदारी के साथ बहुत निष्ठा के साथ समाज सेवा में लगा दिया, उस समय भी लगा दिया जब शांति थी और उस समय भी लगा दिया। आज अगर सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, देश की सरकार हो, अगर वो इस बात की क्रेडिट लेती है कि कोरोना को नियंत्रित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उस योगदान के पीछे वो जो ऊपर कंगूरे लगे हुए हैं, ऊपर जो बहुत सजावट हुई है वो नहीं है, उसके नीचे ये जो बुनियाद है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो बुनियाद है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके आगे आए हैं, उन लोगों का योगदान रहा है। तो ऐसे लोगों को जो आपने एक बात कही है, वैसे तो ये मांग बहुत दिन से चल रही है और इसका तमाम जस्टिफिकेशन है, मैं मानता हूं इस बात को। आप ये देखिए, सारी सरकारें, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें 90% इनकम टैक्स देते हैं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकम टैक्स पेयर्स को धन्यवाद दिया है कि आप जो इनकम टैक्स पे कर रहे हो उससे हम गरीबों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की तो हमने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हमें ये चिंता नहीं थी कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम दर के भिखारी हो जाएंगे और हम अपना पेट कैसे पालेंगे। हमको मालूम था कि रिटायरमेंट के बाद हमारी जिम्मेदारियां मुक्त हो जाएंगी, तो उसके बाद पेंशन से हमारा परिवार पल जाएगा। तो हम बिल्कुल निश्चिंत थे भविष्य के प्रति। आज जो कर्मचारी आ रहा है, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपने, वो नौकरी जाता है, भविष्य के प्रति चिंता मुक्त होना चाहिए उस व्यक्ति को जो देश के लिए फ्रंट फुट पर आके लड़ता है आपदा काल में। अनुराग भदौरिया के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, वर्षों से मांगे हो रही, तमाम पार्टियों की सरकारें आई और कई राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस की सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें आई गई, मनमोहन सिंह जी रहे, वाजपेयी जी रहे, मोदी जी रहे, सब चलता रहा, लेकिन किसी ने ये सुध नहीं ली कि 60 साल तक हमारी देश की सेवा करने वाला ये कर्मचारी, ये सिपाही, ये डॉक्टर, ये मास्टर, ये बीडीओ, ये पटवारी, ये लेखपाल रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? ये लंगर खाने जाएंगे? अमिताभ जी, आपने देखा होगा पहले जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था 1990 तक के दशक तक तो मैं जानता हूँ, इनफैक्ट 98 तक, कि जो लोग जो सरकारी नौकरी में होते थे ज़्यादातर उनको पेंशन मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद से आपने देखा हो ज़्यादातर पेंशन ख़त्म कर दी गई है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, 2004 से भाई, पैरामेडिकल की डिपार्टमेंट है, मेडिकल की डिपार्टमेंट, हाँ 2004 से, सॉरी 2004 से मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे, इनफैक्ट मैं तो उनकी भी बात करता हूँ जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने सफाई, जो रोड पे इधर उधर सफाई करते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो लोग जो कोरोना काल में समाज के लिए, समाज के साथ कंधे से कंधा समाज को
तकलीफ ना हो, जो लोग घर के अंदर हैं घर के अंदर सुरक्षित बने रहें, अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल के लगातार काम करते रहें और करते आ रहे हैं, आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरा एक साथी डॉक्टर आज आईसीयू में भर्ती है मेदांता में दिल्ली में, वो भी डॉक्टर है, लेकिन आज वो 42 साल का है, लेकिन ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, क्योंकि वो लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने मेहनत की है देश के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में मेहनत की है उसका सरकार एक रिकॉर्ड बनाए, जो लोग भी हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और जो संस्थाएं हैं जिन्होंने संस्थाओं से हटके जो लोगों ने इस समय अपना सरकार समाज के साथ आके खड़े हुए, उनकी ऐसी लिस्ट बनाए, एक लिस्टिंग करे और उनको चिन्हित करे, उनको एक ऐसा कुछ अवार्ड देने की कोशिश करें जिससे आने वाले दिनों में एक एग्जाम्पल बने, जिससे कि लोग दोबारा से जब कोई ऐसी मुसीबत आए तो लोग खड़े हों। उनके लिए कुछ एक प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियली करे चाहे सोसाइटी में उनके सम्मान के लिए करे, बट करे जरूर। अगर करेगी नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। जो हम तो कहते हैं जो प्राइवेट डॉक्टर उनको पेंशन भी दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने मदद, वही आजकल कोरोना वॉरियर्स हैं। हम तो कहते हैं पुलिस वाले भी कोरोना वॉरियर्स हैं आज की डेट में। और जो एयरपोर्ट पे जो आप बता रहे थे सीएसएफ वाले हैं, या जिस डिपार्टमेंट के जो भी जहां भी खड़े, पार्लियामेंट के अंदर भी या विधानसभा में या रोड पे खड़े हुए लोग लगातार जो इस कोरोना वॉरियर्स की सेवा कर रहे हैं, उनको सरकार को कहीं ना कहीं सम्मानित करना चाहिए और आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे उनको पेंशन भी मिले, जिससे वो उनकी जिंदगी स्मूथ चले अगर उनके साथ कुछ हो जाता है। ठीक है अनुराग भाई। ब्रजेंद्र सिंह जी, अर्बन क्लैप नाम की एक कंपनी है जो कहती है हमको टेलीफोन करो, हम घर में आके सफाई करा देंगे आपकी। क्या वो कोरोना में गायब हो गई, उसके बाद आई, कोरोना में बुकिंग नहीं ली। कंटेनमेंट जोन में नगर निगम का कर्मचारी वो रसायन की वो पीछे वो एक पिपिया बांधकर छिड़काव करता रहा, उसमें तमाम लोग गुजर गए। ऐसा समर्पण का भाव निजी क्षेत्र ने तो नहीं दिखाया। मैं सिर्फ इसलिए बहस लेके आया, आर्थिक मुद्दे छोड़ दीजिए, क्या ये हाई टाइम नहीं है कि जब एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम उन लोगों को ये अभय स्थिति दे कि जाइए, आपका बुढ़ापा हमारी जिम्मेदारी। विजयन जी। आदरणीय अग्निहोत्री जी, आपको साधुवाद है कि आपने बहुत सही समय पर बहुत सही मुद्दे को उठाया है। 15 अगस्त 1947 को देश के आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो सबसे बड़ी योजना लेकर के आए सामाजिक सुरक्षा की, वो लाभत्रयी योजना थी। बीमा, पेंशन और फंड, जिसमें हम चपरासी से लेकर के प्रमुख सचिव तक को आजीवन सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित किए थे। लेकिन जब सबसे महान कवि हृदय आदमी देश का प्रधानमंत्री बना स्वर्गीय आदरणीय वाजपेयी जी, तो 1 जनवरी 2004 को उन्होंने इस सारी व्यवस्था पर पानी फेर दिया और करोड़ों लोग, वो कर्मचारी जो हमेशा विपत्ति काल में देश की सेवा करते हैं, उनको भिखारी बनाकर छोड़ के चले गए। मैं जो आज देख रहा हूं, आपको सबसे पीड़ा का समय है। आप देखिए जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, वो उनको भी पेंशन नहीं मिली। और आज जो सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है, वो हमारा सरकारी कर्मचारी है। और आपने बहुत सही बात कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे उनको कृतज्ञता से घोषणा करें कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं और उन सारे कर्मचारियों को एक मैसेज दे कारपोरेटर जगत को कि देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्र की विपत्ति के समय हमारी मदद करते हैं। ठीक है विजय भाई, आपने अच्छी बात कही। और आदरणीय रणबीर सिंह जी को मैं सुन रहा था, आदरणीय तिवारी जी को सुन रहा था। विजय भाई, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ब्रेक लेना है, आपको भरोसा दिलाता हूं। ब्रेक लेने के बाद मैं मनोज जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कह के छोड़ जाता हूं। अगर निजी क्षेत्र की तरह ये हमारे सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम पर चले जाते तो देश कोरोना से कैसे लड़ता। ब्रेक के बाद इसी पे बात कर लेंगे।
डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पीएम के भाषण पर पूरा भारत गदगद। नए फैसलों के लिए भोला इंडिश मसाला परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीएम के भाषण पर पूरा भारत गदगद। नए फैसलों के लिए भोला इंडिश मसाला परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। The last few years have witnessed great changes in India. प्रधानमंत्रियों की धरती। One feels exceedingly humble when we नेहरू से लेकर मोदी तक देश को 9 प्रधानमंत्री देने वाला सूरज। मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा। पूरा उत्तर प्रदेश R9 टीवी पर। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। जैसे उनके सवाल हैं धारदार, ये मेरी बहस है, अंताक्षरी का मंच नहीं। उतना ही बेखौफ है किरदार। मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। खबरों के महानायक अमिताभ अग्निहोत्री R9 टीवी पर। भविष्य में ना हो कोई टेंशन, इसलिए लागू हो पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर बात हो रही है और खासकर कोरोना जैसी स्थिति में। अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, कोई सामान्य काल में ये मांग आती तो इसके तर्क वितर्क हम लोग कर सकते थे, इस पर बहस हो सकती थी, अर्थशास्त्री बैठाए जा सकते थे, तमाम चीजें हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस महामारी में जो सरकारी कर्मचारियों ने अद्भुत समर्पण दिखाया है, वो इस बात के हकदार तो हैं कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया जाए। अगर नियम बदलने हैं, मान लीजिए 2004 में कोई फैसला संसद ने लिया, तो 2020 में संसद क्यों नहीं बदल सकती? जब हम संविधान में इतने संशोधन कर सकते हैं, तो ये कानून क्या है? मनोज जी। जी अमिताभ जी, आपने बहुत माकूल विषय उठाया और ये बात सही है कि देश के और प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने, केंद्रीय कर्मचारियों ने वो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जबरदस्त क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं है। नहीं अनुराग सुनो भाई, सुनो, नहीं वो जब बाकी लोग बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। सुनो अनुराग, सुनो भाई, सुनो, क्यों पूछ? अरे सुनो भाई, समाजवादी पेंशन बंद कर दी इन्होंने। ठीक है, बेरोजगारी। अरे रुको भाई, अनुराग की आवाज अभी बंद करिए। केवल मनोज मिश्रा जी। जी मनोज जी सुनिए जी। दूसरी बात, अभी आप इनका देखिए कि बातें ये राष्ट्र कर रहे थे, चिंता समाजवादी पेंशन ही कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी। तो ये व्यक्तिगत सोच के ऊपर नहीं उठ पाएंगे। खैर चलिए, मैं दूसरी बात कहता हूं कि आपका विषय बिल्कुल यथोचित है और देश के हर नागरिक की, सरकारी कर्मचारी जो वॉरियर होता है उनके साथ साथ हर नागरिक जो कोरोना से आहत हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसकी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है और ये प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य है, राष्ट्रीय सरकार का भी कर्तव्य। आप देखिए, कल श्रीमान मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। 1000 रुपया फंड ट्रांसफर अनाज अलग है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये सरकारी क्षेत्र के लोग भी निजी क्षेत्र की तरह वर्क फ्रॉम होम कर लेते या बड़े लोगों की तरह केवल कुछ ही लोगों से मिलते और वो भी दूरी से मिलते, वीडियो पर मिलते, तो इस कोरोना से कौन लड़ता? जापान से आदमी आता क्या लड़ने? अमिताभ जी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि निजी क्षेत्र ने अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
और ये भविष्य में देश देखेगा, देश तय करेगा कि इनकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो 130 करोड़ भारतीयों के साथ है, सरकारी कर्मचारियों के साथ तो है ही। निश्चित तौर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जब देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया होता है तो वो अपने प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की और देश के 130 करोड़ लोगों की हितों की चिंता करता है और लगभग ये देखता है कि इस काल में सबसे पहली व्यवस्था ये है कि रोजी रोटी मिले, उनका घर में चूल्हा जले और वे भूखों ना रहे। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अटल जी को कह रहे थे, मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि आप 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, वो तो बहुत शास्त्री उन्होंने पेंशन, श्रीमान मुलायम सिंह जी और मायावती जी ने इन्होंने पेंशन क्यों नहीं बहाल उत्तर प्रदेश की कभी। राजनीति करना अलग विषय है और राजनीति के साथ देश हित करना और प्रदेश हित करना अलग विषय है। अमिताभ जी, मानिए बात कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को 23 करोड़ लोगों की चिंता रहती है, ऐसे ही राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को 130 करोड़ लोगों की चिंता रहती है। तो सबसे पहले जो अंडर प्रिविलेज है उसकी मदद करी जाती है, उसके बाद जो थोड़े थोड़े होते हैं उनकी मदद की जाती है, और जो वॉरियर्स हैं उनकी मदद की जाएगी। ये निश्चित है, भविष्य में उनको पहचाना जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद की जाएगी, सामाजिक मदद की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर सोचिए कि जैसे कई लड़के हो, जो सबसे कमजोर लड़का जिस पिता का होता है, पिता उसी पर फोकस करता है, उसके हितों की चिंता ज्यादा करता है। तो देश में 80 करोड़ गरीब लोगों के हितों की चिंता श्रीमान मोदी जी ने की है और उनके लिए अन्न की व्यवस्था, उनके चूल्हे की व्यवस्था पहले। ठीक मनोज भाई, ठीक है, मैं समय कम है, मैं सबसे एक एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। सबसे पहले हरकिशोर जी आपके पास आऊंगा। एक टिप्पणी, मनोज जी ने कहा कि भाई 135 करोड़ लोगों के प्रति देश की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उसमें सरकारी कर्मचारी भी आ गए। कार्यों ने 135 करोड़ के प्रति है जी, नहीं हम भी आ गए उसमें, और हम लोगों ने आपको बता दें कि सबसे पहले डेडिकेशन के साथ काम भी किया और इन्होंने पैसा नहीं मांगा था। उसके पहले हम लोगों ने एक दिन का वेतन स्वेच्छा से करोड़ों रुपया दे दिया जी। ये डेडिकेशन नहीं है क्या हमारा? उसके बाद हम लोग रात दिन लग भी गए। ठीक है, ठीक है भाई, एक टिप्पणी छोटी छोटी, ठीक छोटी छोटी टिप्पणी। रणवीर सिंह जी, ठीक है तिवारी जी, रणवीर सिंह जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? एक लाइन में कहिए, आपकी डिमांड क्या है केंद्र सरकार से? सर, हमारी तो डिमांड यही है कि सरहद के चौकीदारों को, चाहे वो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इनको जो है जब 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और जो देश सेवा 40 साल दे चौकीदारी करे उनकी पेंशन बंद। माननीय याद दिलाना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब आईटीबीपी के काबुल गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो बूस्टर फार्मूला जवानों को दिया था, जब हमने दूतावास को बचाया था कि कीप इट अप, तो अब समय आ गया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से, सुविधाओं से महरूम, इस विषय में हमारी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन और माननीय वित्त मंत्री साहिबा से मुलाकात हुई। जब वोकल पे लोकल का नारा लगा तो सबसे पहले सेंट्रल पुलिस कैंटीन सीआरपीएफ और जो अर्धसैनिक बलों की है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई लोकल का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं मिली। केंद्रीय अर्धसैनिक बल बोर्ड का गठन एक बहुत जरूरी है, जैसे सैनिक कल्याण, ठीक है, समझ गया, केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, अच्छी मांग है। और इसमें अनाज बंटवारा बांटने वाली योजना पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी चलती रहेगी, ये भी हो सकता है। विजय कुमार बंधु, एक मांग बताइए जो आप सरकार से चाहते हो, भारत की सरकार से, राज्यों की सरकारों से। क्योंकि राज्य में चाहे तो अपने स्तर पर बदलाव कर सकते हैं, और हम सब लगातार पिछले बिल्कुल कर सकती है, और सरकार को पूरा अधिकार है पेंशन के मामले में। अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार लागू करे, केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार लागू करे। मैं कहना चाहता हूं, जब इस दौर में इतना फ्रंट फुट पर कर्मचारी खेला है, तो इससे बेहतर दौर कब आएगा, इससे बढ़िया सौगात देने का कब टाइम आएगा। और मैं कहता हूं, शासन प्रशासन ने कोरोना को रोका, अच्छा काम है, लेकिन उस रोकने के पीछे अगर सबसे ज्यादा काम किसने किया? आज सरकार सफलता लेती है कि हमने कोरोना को रोका, अच्छी बात है, लेकिन उस सफलता को दिलाने का काम किसने किया? वही डॉक्टर, वही नर्स, वही सफाई कर्मचारी, वही अध्यापक।
आज गांव के जो क्वारंटाइन सेंटर बने वहां पर कौन काम कर रहा है? तो अगर सरकार अपनी सफलता का श्रेय लेती है, अच्छी बात है, लेकिन उस सफलता के पीछे बैटिंग किसने किया, बॉलिंग किसने किया, फील्डिंग किसने किया? वो किया हमारा सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं। ठीक है, एक बात, एक सौगात, सिर्फ पुरानी पेंशन, ठीक बात, और कुछ नहीं होगा। ठीक है बंधु जी, सरकार के अंग है, सरकार के भाग है, देश के लिए और सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है विजय भाई, ठीक है, समय कम है, समय कम है। राजेश राय जी, पुलिस के जवानों की ओर से आपको अगर एक बात कहनी हो हुकूमत से तो क्या कहेंगे? देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वक्त है कि इस पूरे देश को, प्रशासन को, शासन को, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है उसको उस कृतज्ञता के भाव को प्रकट करने के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। किस सरकार ने किया, किसने नहीं किया, इन सारी बातों को छोड़ करके कम से कम अपने हृदय में उस कृतज्ञता के भाव को ला करके सरकार की जितनी योजनाएं अमिताभ जी वो लोगों तक जो पहुंच रही है 135 करोड़ तक, उसको पहुंचाने में ये इन्हीं कर्मचारियों का योगदान है। और सरकार की जो आज कोविड से लड़ रहे हैं वो यही सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं। विपत्ति में भी ये साथ है और जब सब कुछ ठीक है तब भी ये साथ है। जब ये साथ है तो ये वक्त है कृतज्ञता व्यक्त करने का। अभी मान लीजिए अगर आर्थिक स्थिति नहीं है तो कम से कम ये एक बात के लिए कमिट कर सकते हैं कि ठीक होने दीजिए स्थिति, हम 6 महीने में, 5 महीने में फिर हाँ, वचनबद्धता भी बड़ी चीज है। ठीक है राजेश भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। ब्रिजेंद्र सिंह जी, राजेश राय जी कह रहे हैं कि अभी न सही, अभी वचन तो हो देश के लिए। आदरणीय अग्निहोत्री, एक लाइन में, एक पंक्ति में मित्र। हाँ आदरणीय अग्निहोत्री जी, जनता के हित की सारी योजनाएं कांग्रेस के समय में शुरू हुई, चाहे वो खाद्य सुरक्षा कानून हो जिसके तहत, अरे अब कांग्रेस भाजपा नहीं करो भाई, इसी संकट है। ठीक है, सबसे बड़ा दानदाता बन रहे हो, या मनरेगा हो जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है, ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन हो। ठीक है, कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं था विजय भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना भाई, समय भी नहीं है, अभी रुकना होगा। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा, अरे रुको भाई, कांग्रेस भाजपा, अगर ये 26 मई के पहले पैदा हुए होते भारत में तो इन्हें ज्ञान होता कि भाई रुकना होगा। अनुराग भदौरिया, भारत के बारे में केवल हम ही सोच, आज क्या, ठीक है भाई, आप भी सोचिए, ठीक है, पूंजीपतियों के हित की बात। अरे तो आपको भी यही राजनीति करनी, यहाँ नहीं सोचोगे क्या, लंदन की सोचोगे? ठीक है अनुराग भदौरिया, अच्छा मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया तक बात कुछ का आवाज की कम्युनिकेशन में समस्या है। मनोज मिश्रा जी, आपने सबको सुना, देश के भाव को जाना, देश के मन को जाना, हमारे सरकारी कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े तक, और खासतौर पर मेरा हृदय द्रवित होता है छोटे कर्मचारियों के लिए। पुलिस का सिपाही, पॉजिटिव लोगों के घरों में जो क्वारंटीन थे, जिनके एक व्यक्ति अस्पताल पहुंचा, बाकी क्वारंटीन थे, उनके घर में खाना पहुंचाया, दवा पहुंचाई, दूध का पैकेट पहुंचाया। सीआईएसएफ के लोगों ने कुर्बानी दे दी एयरपोर्ट पर, कोरोना से जूझते जूझते। डॉक्टर मर गए, नर्सें संक्रमित हो गई, दिवंगत हो गई। बड़े बड़े नर्सिंग होम वाले तो ताला लगा के भाग गए थे, वो इस देश के नागरिक नहीं थे क्या? अध्यापकों ने अनाज बांटा, खाना बांटा, कोरोना संक्रमित हुए, गुजर गए तमाम। कुछ हमारे परिचित लोग भी हैं जो इस त्रासदी का शिकार हुए। एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में जो सबसे बड़ी मांग है कि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हो, क्या ये आपको नहीं लगता कि समय आ गया जब देश को इस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से? देखिए अमिताभ जी, एक बात आप समझिए, हमारा परिवार भी राज्य कर्मचारियों का परिवार है, इसलिए हम इस पीड़ा को समझते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, इस समय राष्ट्र के आय के साधन क्या है और व्यय की मात्रा क्या है, तो इसे तत्काल इस विषय पर चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि सरकार का फोकस इस समय 130 करोड़ और 23 करोड़ पर होना चाहिए, और ये पहला प्रयास होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए और किसी को दवाई ना मिले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद थोड़े समय बाद अगर कोरोना का ये काल खत्म होता है तो इस विषय पर चिंता होनी चाहिए, और ये जायज विषय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने अभी जब हरिकिशोर तिवारी से मेरी बात हो रही थी
तो हरिकिशोर जी तिवारी के नेतृत्व में आंदोलन चला था पुरानी पेंशन का, तो इन्होंने और सरकार ने मिलकर जो एनपीएस है उसमें कुछ सुधार किए थे। सरकार पहले 10% अंशदान देती थी, इनके ध्यान दिलाने पर सरकार ने वो अंशदान 14% कर दिया। हरिकिशोर तिवारी जी ने आज मुझे बताया, और फिर मैंने माननीय जो प्रमुख सचिव जी थे उनसे पूछा, तो सच बात ये है कि सुधार हो सकते हैं और कर्मचारियों के हितों की बात हो सकती है, लेकिन तत्काल ये उचित नहीं लगता, क्योंकि देश की बड़ी जनता 80-90 करोड़ जनता ऐसी है जिसके निवाले की समस्या है। तो सरकार का पहला फोकस जो है उनके निवाले की व्यवस्था करने का है। जी चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, मनोज जी का उत्तर जो आया उस पर मैं एक ही बात कहूंगा, निवाले की चिंता, क्वारंटीन सेंटर बनाने में लगने वाले पैसे की चिंता, दवा की चिंता, ये केवल सरकारों ने ही नहीं की। इस देश का एक भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं बचा जिसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा इस कोरोना त्रासदी में सरकार को समर्पित नहीं किया कि हमारे जो वंचित वर्ग के भाई बहन हैं, संकटग्रस्त भाई बहन हैं, उनकी मदद में ये हमारी आहुति है। क्या अकेले सरकारों ने किया? क्या अकेले सरकारें कर सकती हैं? कौन सा विभाग किस राज्य में बचा जिसने जाके 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का चेक नहीं दिया राज्य सहायता कोष में? बताइए मुझे। सिपाही से लेकर डीजीपी तक, पटवारी से लेकर प्रमुख सचिव राजस्व तक, कोई बचा क्या? तब ये बात ठीक नहीं, तब ये बात ठीक नहीं। मैं कहता हूं, जो हम लोग करने से डर रहे थे, हम लोग अपने बचाव के रास्ते खोज रहे थे कि भाई हमको ना कोई छू ले, हम किसी को ना छू जाएं। WHO ने कहा था 1 मीटर की दूरी रखो, हम 100 मीटर की दूरी पर छुपे थे। ये लोग अमरौती खा के आए थे क्या? ये संजीवनी थी इनकी जेब में कि ये निर्भय होके जूझ गए कोरोना से कि आओ 2-2 हाथ करेंगे? मनोज भाई, मैं नोएडा, गाजियाबाद के तमाम ऐसे सिपाहियों को जानता हूं जो मुझे रोज आते जाते मिलते थे, दुआ सलाम होती थी। एक दिन मैंने पूछा, भाई फलाने नहीं दिख रहे, तो बोले वो पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में भर्ती। कुछ दिन बाद पता किया, उधर से गुजरता हूं तो पता लगा कि दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे। किस लिए? चौराहे पर व्यवस्था बनाने के लिए। किसने किया ऐसा त्याग? किसी ने नहीं। डॉक्टर, नर्स, दिल्ली के उदाहरण में बता दूं आपको, एमसीडी के स्कूलों के टीचर और दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर, तमाम टीचर इस घातक वायरस के शिकार होकर परलोक गमन कर गए। लेकिन खाना बांटा, क्या कोई विभाग हड़ताल पर गया? क्या किसी ने कहा कि हम नंगे हाथ नहीं जूझेंगे इस मौत के सामान से? नहीं ना। और एक बात और कह दूं मित्र, पीपीई किट से भी मृत्यु से बचाव संभव नहीं पूरी तरह। यह हमने देख लिया बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जब डॉक्टर संक्रमित हुए। लेकिन उनकी सोचो, पूरे देश में कोई सिपाही मुझे बता दो, पैरामिलिट्री फोर्स का स्टाफ का जवान बता दो जो पीपीई किट पहन के रहा हो? नहीं ना, उसको तो कोई किट नहीं मिली। मौत से 2-2 हाथ किए, कंटेनमेंट जोन में जाकर किए। रावण की लंका है कंटेनमेंट जोन, रावण की लंका। बड़े साहब गाड़ी का शीशा नहीं खोलते जब उधर से गुजरते थे। वहां ननकू छिड़काव करता था जी। एक 10 रुपया का मास्क लगा के, 10 रुपया का मास्क लगा के और 20 रुपए के वो रबर वाले वो दस्ताने पहन के। वो 3 लेयर पीपीई किट में नहीं गया।
देश भर में नहीं गया। ये 2 करोड़ लोग जो माइग्रेट होकर आए, अपने अपने राज्यों में आए, इनकी देखरेख में कौन आदमी लगा? किसने बस से उतरने पर, ट्रेन से उतरने पर लोगों को रिसीव किया, जिसमें पॉजिटिव भी थे? वो सरकारी कर्म मुलाजिम था। वो जानता था कि इसमें हमारे जान जा सकती है, वो जानता था। मैं तो कृतज्ञता से भर गया ये दृश्य देखकर। बड़ी धारणाएं खराब थी, सरकारी आदमी है, मौज मारते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेते हैं, सब कुछ निजी कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, सरकारी कर्मचारियों को हटाओ। एक भाव चल रहा था देश में। देश को भी सबक मिला, देश को भी पता लगा कि ये भारत मां की वो संतानें हैं जो संकट के समय काम आती है, जो संकट के समय काम आती है, अपने प्राण उत्सर्ग कर देती। ये काम कंपनियों के डायरेक्टर और सीईओज नहीं करते। प्राइवेट कंपनियों के बड़ी तनख्वाहें लेने वाले, लंबी गाड़ियों में चलने वाले अपना फार्म हाउस सील कर लेते हैं संकट के समय। कोरोना के पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा शुरुआत में एयरपोर्ट से हुए फैला, बीमारी वहां से आई, भारत में तो थे नहीं। सीआईएसएफ के लोगों से मैंने पूछा, भाई डर नहीं लगता? तो बोले सर डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। ये बात कोई दूसरा बोल सकता है क्या? कोई नेता अभिनेता बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता मित्र। इस त्याग का सम्मान होना चाहिए, इस तपस्या का सम्मान होना चाहिए, इस कुर्बानी का सम्मान होना चाहिए। और जो लोग शहीद हो गए, मैं उनको शहीद की संज्ञा देता हूं, जो सरकारी मुलाजिम इस लड़ाई में शहीद हो गए देश के लिए, उनके साथ वैसा ही सम्मान होना चाहिए जो हमारी सीमा पर शहीद होने वाले हमारे जवान के साथ होता है। वही भाव होना चाहिए, वही नियम होना चाहिए, वही उसको आर्थिक मदद होनी चाहिए, इमदाद होनी चाहिए। और अगर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए हम आज पुरानी पेंशन पर विचार नहीं करते तो मुझे लगता है ये देश के स्तर पर नाइंसाफी होगी। भविष्य जब इतिहास लिखेगा तो वो हमारी भूमिका पर उंगली उठाएगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, विजेंद्र सिंह जी, राजेश राय जी, हरिकिशोर तिवारी जी, विजय कुमार बंधु जी बहुत बहुत शुक्रिया, रणवीर सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारी महामारी से जूझ रहे हैं सरकारी कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, मास्टर भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, सैनिक सिपाही सब हैं, जमकर लड़े हैं इस कोरोना के काल में। और इन्हें हमने कोरोना वॉरियर्स का नाम भी दिया, लेकिन बात हो रही थी पुरानी पेंशन की। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए A9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। पीएम के भाषण पर पूरा भारत गदगद। नए फैसलों के लिए भोला इंग्लिश मसाला परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद।